वेलकम बैक टू मैड मैक क्लासेस। मैड मैक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ने अब तक मॉडर्न हिस्ट्री के कई लेक्चर्स देख चुके हैं। हमने उन लेक्चर में सबकी हायरार्की देखी। पर्टिकुलर लेक्चर्स में हम लोग ने पर्टिकुलर ईस्ट इंडिया कंपनीज देखी, कौन कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक स्टैब्लिश हो गई हैं। हम लोग ने सारी ईस्ट इंडिया कंपनी अब तक स्टैब्लिश करा चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, हमने पोर्चुगीज की भी स्टैब्लिश करा के उनकी पावर बढ़ा के उनकी पावर हमने घटा के उनको ब्रिटिशर्स से हरवा के उनको बैठा दिया एक जगह। राइट, ब्रिटिशर्स की एंट्री करवा दी, ब्रिटिशर्स को जमींदारी राइट्स दिलवा दी, जिसकी वजह से थॉमस रो ने फोर्ट विलियम स्टैब्लिश किया सुल्तान नदी में, जो कि फर्स्ट फोर्ट बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। उसके बाद हम लोग ने डच की एंट्री करवा दी थी। डच की एंट्री कराने के बाद हम लोग ने उसके बाद फ्रेंच की एंट्री करवाई। फ्रेंच की एंट्री कराने के बाद हम लोग ने डैनिश की एंट्री करवा दी। अब तक सब लोगों को हम लोग ने बुला के वापस भेज दिया है, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स और फ्रेंच को रोक रखा है। उसके बाद हम लोग ने बाकी लेक्चर्स में देखा, काइनेटिक वॉर्स देखी हम लोग ने, किस तरह कहाँ पे काइनेटिक वॉर्स होने वाली है, हम लोग ने उसका ओवरव्यू देखा। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पहली काइनेटिक वॉर देख चुके हैं। पहली काइनेटिक वॉर का रीजन और पहली काइनेटिक वॉर का हम लोग ने एक क्या निष्कर्ष निकला था, क्या आउटपुट आया था पहली कार्नेटिक वॉर का, वो हम लोग ने देख लिया है। राइट, तो हम यहाँ पे रिव्यू कर लेते हैं, पहली कार्नेटिक वॉर का रिव्यू कर लेते हैं। पहले तो बात आपको ये पता होनी चाहिए, कार्नेटिक वॉर 3 कार्नेटिक वॉर हुई हैं। तीनों कार्नेटिक वॉर जो हुई हैं उसमें जो पहली कार्नेटिक वॉर थी वो ब्रिटिशर और फ्रेंच के बीच हुई थी, जो कि फ्रेंच का गवर्नर डुप्लेक्स था, वो जीता था और ब्रिटिशर्स हार गए थे। राइट, रीजन क्या था? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन रीजन था पहली कार्नेटिक वॉर स्टार्ट होने का। पहली कार्नेटिक वॉर स्टार्ट होने का वो रीजन क्या था? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था, जो कि इंडिया के बाहर हुई थी, इंडिया के बाहर स्टार्ट हुई थी उसका, और वहां भी ब्रिटिश और फ्रेंच लड़ रहे थे, ऑटोमेटिकली उसका असर इंडिया में भी आया। राइट, सो आपको ये बताना चाहूंगा कार्नेटिक रीजन पूरा ये होता है। ठीक है, तो पहली कार्नेटिक वॉर में ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच की शिप्स कैप्चर कर ली थी। पौंडीचेरी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस था फ्रेंच लोगों का, पौंडीचेरी उन्होंने हथियाने का ट्राई किया, पर फ्रेंच की नेवल आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ब्रिटिशर्स उसको हरा नहीं पाए, क्योंकि डुप्लेक्स ने अपने फ्रेंड से मदद मांग के शिप्स मंगवा के ब्रिटिशर्स को खदेड़ भेजा था। उस पहली कार्नेटिक वॉर में मद्रास भी फ्रेंच ने ब्रिटिशर से ले लिया था, और नवाब जी एक थे, उन्होंने उस एक ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले साइन हुआ, उस ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले में ब्रिटिशर्स को मद्रास वापस दे दिया गया। पौंडीचेरी तो फ्रेंच के पास था ही, वो वहाँ पे रूल कर रहे थे। पहली कार्नेटिक वॉर से हमें ये निष्कर्ष निकल आया था कि फ्रेंच और ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया था, नवाब जो थे कार्नेटिक रीजन के वो बहुत कमज़ोर थे। कुल मिला के उनको ये उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जो इंडियन प्रिंस है वो इतने पावरफुल नहीं है। यही कॉन्सेप्ट को लेके अब इंडिया में एक्सपेंशन स्टार्ट होने वाला है, ब्रिटिशर्स का भी और कई हद तक फ्रेंच का भी। तो हम इस एक्सपेंशन को आगे देखेंगे, और कॉन्सेप्ट को यही पकड़ के चलिए। अब ब्रिटिशर्स को पता चल गया है कि फ्रेंच और ब्रिटिशर्स को पता चल गया है कि हमारे इंडियन जो किंग हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी तक जितने लड़े हैं, जिनसे लड़े हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो अब ट्राई करेंगे एक्सपैंड करने का। ठीक है ना? सो हम देखेंगे कि सेकेंड कार्नेटिक वॉर कब हुई, कहाँ हुई। इसके बाद भी मैंने बनाया नहीं, इसके बाद प्रॉपर बहुत बड़ा चार्ट है, माइंड मैप है, वो बनाऊंगा। पहले आप ये देख ली, रिव्यू देने के लिए यहाँ पे मैंने बना रखा है। सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुई थी 1749 और 54 के बीच में, सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुई थी। ठीक है, डुप्लेक्स का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ चुका था, क्योंकि डुप्लेक्स ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया था और डुप्लेक्स ने नवाब को भी हरा दिया था। जो नवाब था कार्नेटिक रीजन का वो अबरदीन था। अबरदीन की आर्मी बहुत बड़ी थी, पर फिर भी फ्रेंच ने उनको हरा दिया था, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट निकल के आया, उनके माइंड में बैठ गया कि प्रिंस कमजोर है इंडियन और हम स्ट्रॉन्ग है, जो कि था ही उस समय, तो उनको हरा दिया था। अब कॉन्फिडेंस जो डुप्लेक्स का था वो बहुत बढ़ चुका था।
अब वो खुश हो गया, देखिए खुश बहुत है, वो अपना एक्सपैंड करने लगा, ठीक है, एक्सपैंड करने लगा। उसके बाद एक्सपैंड कहाँ कहाँ किया अभी हम आगे देखेंगे, कहाँ कहाँ उसने एक्सपैंड करने का ट्राई किया। उसके बाद एक्सपैंड करने के बाद अभी आगे और भी वॉर्स होने वाली हैं, उन वॉर्स को हम देखेंगे। आपको मैं नाम बता दे रहा हूँ, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर भी इसके आगे ये यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलेगा, ठीक है। सो अब हम देखेंगे डुप्लेक्स कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ चुका है, एक्सपेंशन भी कर रहा है डुप्लेक्स, अब करने वाला है। और अब क्या डुप्लेक्स भी अब लोकल प्रिंस को भी उनके पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने लगा है लोकल प्रिंसेस के, क्योंकि अब लोकल प्रिंस को भी पता चल गया कि अबरुद्दीन हार चुका है फ्रेंच से। तो अब ऑटोमेटिक जो बंदा जिससे हार गया, ठीक है ना, उसको तो कमजोर मानेंगे, आपको जो जीता उसको पावरफुल मानेंगे। तो अब कॉन्सेप्ट इंडियन में प्रिंसेस के बीच ये आ गया है कि भाई फ्रेंच लोग बहुत पावरफुल है, तो अब उनके माइंड में ये चीज आ गई है। तो अब क्या होने वाला है, डुप्लेक्स भी इंटरफेरेंस करेगा और लोग उनकी बात कहीं ना कहीं हद तक मानेंगे, और फ्रेंच के साथ कुछ लोग रहेंगे, और जहाँ जिस एरिया में ब्रिटिशर स्ट्रॉन्ग है उस एरिया के जो प्रिंसेस है वो ब्रिटिशर्स के साथ रहेंगे। को मिला के कार्नेटिक वाले रीजन में कुछ फ्रेंच के साथ रहने वाले हैं, और कुछ जो कार्नेटिक की थोड़ा सा जाएंगे दूर जाएंगे, उस एरिया में ब्रिटिशर्स के लोग साथ होने वाले, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है। सो आपने ये समझा कि सेकंड कार्नेटिक वॉर कौन से सन के बीच में हुई थी, किसके सन में भी 1749 और 54 के बीच हुई थी, ठीक है। पहली सेकंड कार्नेटिक वॉर, तो डुप्लेक्स अब बहुत खुश है। और फर्स्ट कार्नेटिक वॉर से एक और ये निकलता है कि डुप्लेक्स अब लोकल प्रिंस के बीच में भी इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर चुका है, राइट। इसे आप नोट कर लीजिए। तो आपने आई नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे मैंने माइंड मैप तैयार कर लिया है, इस माइंड मैप से आप ये समझ पाएंगे कि सेकंड कार्नेटिक वॉर किन किन के बीच में हुई थी। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि कार्नेटिक वॉर कार्नेटिक रीजन हैदराबाद के बीच हुई थी। कुल मिला के ये जो कार्नेटिक वॉर थी वो ब्रिटिशर वो फ्रेंच दूसरे की कंधे पे बंदूक रख के दाग रहे थे। सेकंड कार्नेटिक वॉर का जो स्टार्ट हुआ था, मतलब जो था बेस, मतलब वो तो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच ही रही थी, पर वो किसी को ढाल बना के लड़ रहे थे। मतलब अब वहाँ के डायरेक्ट लड़ नहीं सकते, डायरेक्ट लड़ ही नहीं रहे थे, ठीक है ना। अब क्या था, ब्रिटिशर्स ने एक नुमाइंदा पकड़ लिया एक जगह का, फ्रेंच ने एक नुमाइंदा पकड़ लिया एक जगह का। अब उन लोगों के कंधे पे बंदूक रख के गोली दाग रहे थे। सेकंड कार्नेटिक वॉर ऐसे स्टार्ट हुई, आप सब समझ गए होंगे कि कैसे स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। अब देखिए, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने दो जगह पकड़ी। पहली जगह पकड़ी हैदराबाद, दूसरी जगह पकड़ी कार्नेटिक रीजन, जो डुप्लेक्स जहाँ पे डोमिनेंट एक तरीके से था ही था, ठीक है ना। हैदराबाद और क्या कहते हैं कार्नेटिक रीजन दोनों ने पकड़ लिया, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने, ठीक है ना। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये दोनों जगह अभी तक ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे ब्रिटिशर्स और फ्रेंच लोग, क्योंकि पहली कार्नेटिक वॉर में अबरुद्दीन के साथ अबरुद्दीन हार गया था। इसे उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट जनरेट हो चुका है कि इंडियन प्रिंसेस कमजोर है, अब हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, है ना। हम इनको थोड़ा अपनी चीज़ों को और मैनिपुलेट करके, अपनी स्ट्रेटजी को मैनिपुलेट, अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंडिया में पॉलिटिकल कंट्रोल पा सकते हैं। अब इनके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ चुका है। अब इसी कॉन्सेप्ट से आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो ब्रिटिशर्स इसी कॉन्सेप्ट पकड़ते और डिवाइडेड रूल का एक तड़का लगा के इंडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लेंगे। फिलहाल तो कार्नेटिक वॉर देख रहे हैं। कार्नेटिक वॉर में हैदराबाद में जो हैदराबाद पकड़ा गया, ब्रिटिश और फ्रेंच के तो पकड़ा क्या गया, मतलब देखा गया, मतलब हैदराबाद को कुल मिला के कंट्रोल करना था, ब्रिटिशर्स को या फ्रेंच को कंट्रोल करना था। इसलिए वहाँ पे क्या किया, अब फ्रेंच लोगों ने, वहाँ का एक बंदा था मुजफ्फर जंग, और ब्रिटिशर्स ने पकड़ा एक बंदा नसीर जंग। अब इन दोनों की बड़ी बैक स्टोरी देखते हैं। हैदराबाद में कौन होता है, निज़ाम होते हैं, और कार्नेटिक रीजन में कौन होते हैं, नवाब होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है नवाब, ठीक है, यहाँ पे मैंने देखिए लिख रखा है नवाब, और यहाँ पे मैंने लिख रखा है निज़ाम, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हैदराबाद में कौन पाए जाते हैं, तो आप जरूर आंसर डेफिनेटली बोलेंगे कि
कि हैदराबाद में निजाम पाए जाते हैं और कार्नेटिक रीजन में कौन पाया जाता है, नवाब पाया जाता है। राइट, तो आपके दिमाग में यह बात बैठ गई होगी। पहली बात तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो गया, हैदराबाद में निजाम पाए जाते हैं, कार्नेटिक रीजन में नवाब, सॉरी हैदराबाद में निजाम पाए जाते हैं और कार्नेटिक रीजन में नवाब पाए जाते हैं। अब हैदराबाद में क्या हुआ, बैक स्टोरी देखते हैं कि हैदराबाद में क्या हुआ, डेथ हो गई निजाम उल मलिक की, निजाम उल मुल्क की डेथ हो जाती है, जो हैदराबाद का निजाम होता है। अब तो निजाम उल मलिक की डेथ होने के बाद उसका एक दूसरा बेटा होता है, सेकंड सन होता है, वो नसीर जंग होता है। दूसरा जो बंदा होता है मुजफ्फर जंग होता है। ठीक है, अब मुजफ्फर जंग नसीर जंग के बीच में आपस में ऑफ कोर्स आप तो जानते हैं एक सियासत हासिल करने के लिए आपस में सब लड़ लड़ते हैं। तो अब ब्रिटिशर्स ने देखा भाई ये निजाम उल मुल्क मर चुका है, तो उसके दो सक्सेसर है, पहला नसीर जंग, उसका दूसरा बेटा पहला मुजफ्फर जंग। अब क्या है, नसीर जंग को ब्रिटिशर्स पकड़ते हैं, छोटा सेकंड सन था, छोटा था, ब्रिटिशर तो देखते थे जो थोड़ा कम बुद्धि हो उनको पकड़ लेते थे। तो नसीर जंग को पकड़ा ब्रिटिशर्स ने, पकड़ा क्या, उसको मैनिपुलेट किया। ठीक है, और फ्रेंच ने देखा भाई ब्रिटिशर नसीर जंग को पकड़ रहे हैं, तो फ्रेंच ने सोचा हम मुजफ्फर जंग को पकड़ लेते हैं। ठीक है, फ्रेंच ने पकड़ लिया मुजफ्फर जंग को। ठीक है, उस मतलब इसको कंधा मतलब गोली दे दी और नसीर जंग को ब्रिटिशर्स ने गोली देती कि भैया आप आपस में लड़ो, जो जीतेगा। ठीक है, मतलब ये ब्रिटिशर नसीर जंग को सपोर्ट करेंगे अब, और फ्रेंच सपोर्ट करेंगे मुजफ्फर जंग को। अब आपस में इन दोनों को भिड़ाएंगे, इन दोनों भिड़ा के जो जीतेगा इनडायरेक्ट वे में जो सपोर्ट कर रहा है वो क्या कहते हैं, वो बंदा वहां पे पॉलिटिकल कंट्रोल कर पाएगा। डायरेक्ट कंट्रोल तो कर नहीं सकते थे, इसलिए बंदे को चुनते थे वो। अब बंदे को चुनने का कॉन्सेप्ट बहुत आगे तक चलने वाला है, यही कॉन्सेप्ट से आगे चलने वाला है। बंदे को चुनेंगे उस स्टेट के, उस बंदे पे कंधे पे बंदूक रख के गोली दागेंगे। तो उन लोग ने यही किया, आप इन दोनों को भिड़ाया, मेन लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में थी, पर इन दोनों को भिड़ा दिया। अल्टीमेटली इन दोनों को निजाम बनना था, तो इस बात का इन लोगों ने फायदा उठाया कि निजाम इन दोनों में से अब आपस में लड़ रहे हैं। अब आपस में जब दो लोग लड़ेंगे तो जो दो लोग और लड़ रहे हैं तो फायदा तो उठाएंगे वो आके। अब क्या हुआ कि भाई जब दो लोग लड़ रहे हैं, निजाम बनना है, इन दोनों में से किसी एक को निजाम बनना है, तो भाई दो लोग भी पहले से लड़ रहे हैं, एक को पकड़ लिया उसने, एक को ब्रिटिशर ने पकड़ लिया, एक ने फ्रेंच को पकड़ लिया। अब आपस में इन दोनों को भिड़ाने की बात हो गई कि भाई सोचा कि अब इन दोनों आपस में और भिड़ाते हैं। एक को में अगर ब्रिटिशर्स की तरफ से नसीर जंग जीत गया तो बढ़िया, या फ्रेंच की तरफ से मुजफ्फर जंग जीत गया तो बढ़िया, फ्रेंच कंट्रोल कर लेंगे। अगर नसीर जंग जीत गया तो ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर लेंगे। कुल मिला के ब्रिटिश और फ्रेंच ने एक चांस ले लिया, एक एडवांटेज उठा लिया इन दोनों की लड़ाई में। अब बहती गंगा में दोनों ने हाथ धोना चाहा। वैसे ही कार्नेटिक रीजन में भी डेथ हो गई थी, किसकी, नवाब दोस्त अली की डेथ हो गई थी। कार्नेटिक रीजन का जो नवाब था वो नवाब दूसरा दोस्त अली था। ठीक है, अब वहाँ पे चर्चा स्टार्ट हो गई कि कौन बनेगा नवाब। ठीक है, वहाँ पे ये चर्चा स्टार्ट हो गई कि कौन बनेगा नवाब। तो कौन बनेगा नवाब में दो लोग यहाँ पे भी थे। पहला जो दोस्त अली का सन इन लॉ था वो चांद साहिब था। ठीक है, चांद साहिब था। दूसरा बंदा जो था अबरुद्दीन था। अब क्या है, अबरुद्दीन के साथ तो पहले भी ब्रिटिशर्स, आपने पहले कार्नेटिक वॉर में देखा, अबरुद्दीन के साथ ब्रिटिशर्स को ज्यादा सपोर्ट करता था अबरुद्दीन। तो ब्रिटिशर्स ने कहा यहाँ पे मेहनत करनी ही नहीं है, जल्दी अबरुद्दीन को पकड़ लेते हैं। अब फ्रेंच ने कहा कि भाई अगर ये चीज हो गया तो चांद साहिब तो अब हमारी दिक्कत हो जाएगी, कार्नेटिक रीजन में ब्रिटिश का वर्चस्व होगा। तो फ्रेंच ने चांद साहिब को पकड़ लिया। फ्रेंच ने पकड़ा चांद साहिब को, ब्रिटिशर्स ने पकड़ा अबरुद्दीन को। आपस में ये दोनों तो वैसे भी लड़ भिड़ रहे हैं। ठीक है, तो जब आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, दो लोग वैसे पहले तो बड़े लड़ भिड़ रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अपना लिया, यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगा, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लगा। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट, ये जो दोनों चीज हुई, ठीक है, यही दोनों चीज को सेकंड कार्नेटिक वॉर बोला जाता है। ठीक है ना, यहीं से सेकंड कार्नेटिक वॉर की शुरुआत होती है। अब क्या होता है, ब्रिटिशर्स सपोर्ट नसीर जंग को कर रहे हैं, फ्रेंच मुजफ्फर जंग को कर रहे हैं, और कार्नेटिक हैदराबाद में नसीर जंग को ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहे हैं, मुजफ्फर जंग को फ्रेंच
सपोर्ट कर रहे हैं। कार्नेटिक रीजन में चांद साहिब को ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहे हैं और अबरुद्दीन को कौन सपोर्ट कर रहा है, ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। अब आपस में इन दोनों की फाइट होने वाली है, मतलब यहाँ पे दोनों की फाइट कराएंगे और यहाँ पे दोनों की फाइट करवाएंगे। ब्रिटिशर सपोर्ट देंगे अपनी आर्मी का, फ्रेंच देंगे अपनी आर्मी का। जो जीतेगा वो बनेगा नवाब कार्नेटिक रीजन का, और जो जीतेगा निज़ाम का टाइटल वो बनेगा हैदराबाद का निज़ाम। तो ये आपने देखा कि इन दो लोगों पार्टीज के बीच दो अलग अलग स्टेट, दो अलग अलग की जगह, ठीक है, कौन लोग लड़ रहे हैं, कौन किसका सपोर्ट कर रहा है। सेकंड कार्नेटिक वॉर है ना, कैसे स्टार्ट हुई और सेकंड कार्नेटिक वॉर हुई किन दोनों के बीच, ये आपने यहाँ पे माइंड मैप से समझा। इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे का माइंड मैप बनाता हूँ। राइट, अब आपने देख लिया फ्रेंच किसको सपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद में, और ब्रिटिशर्स किसको सपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद में, एंड ब्रिटिशर्स किसको सपोर्ट कर रहे हैं कार्नेटिक रीजन में, और फ्रेंच किसको सपोर्ट कर रहे हैं कार्नेटिक रीजन में। राइट, सो आपने दोनों जगह पे देख लिया। तो अब देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता था सेकंड कार्नेटिक वॉर 1749 से 54 के बीच हुई है सेकंड कार्नेटिक वॉर। तो अब हम लोग उसी हायरार्की से चल रहे हैं यहाँ पे। तो 1749 में बैटल ऑफ अनबुर हुआ। उस बैटल ऑफ अनबुर में फ्रेंच ने क्या किया, अबरुद्दीन को निपटा दिया। अबरुद्दीन निपट गया। अबरुद्दीन को कौन सपोर्ट कर रहा था, फ्रेंच ने मारा है तो अबरुद्दीन को सपोर्ट कौन कर रहा था, अबरुद्दीन को सपोर्ट ब्रिटिशर्स कर रहे थे। तो अबरुद्दीन तो पहले भी हार गया था और अब फिर से हार गया। अबरुद्दीन आपका हारा नहीं, मार ही दिया गया। तो फ्रेंच ने अबरुद्दीन को निपटा दिया। अबरुद्दीन मारा गया कौन सी बैटल में, बैटल ऑफ अनबुर में अबरुद्दीन मारा गया 1749 में। ठीक है, और फिर नवाब कौन बना, नवाब जो फ्रेंच सपोर्ट किसको कर रहे थे, चांद साहिब को सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच। तो चांद साहिब कौन बना, नवाब बना। किसका, कार्नेटिक रीजन का चांद साहिब नवाब बन गया। और बैटल ऑफ अनबुर हुआ था पहला, सेकंड कार्नेटिक वॉर में जो पहला बैटल हुआ वो बैटल ऑफ अनबुर हुआ अबरुद्दीन और चांद साहिब के बीच, जिसे फ्रेंच ने अबरुद्दीन को निपटा दिया। पर ब्रिटिशर्स अबरुद्दीन को सपोर्ट कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने एथिक्स उनकी थोड़ी बहुत लग रहा है हमें ठीक ही थी। तो जो सन था अबरुद्दीन का, मोहम्मद अली, वो त्रिचपल्ली भेज दिया गया। ब्रिटिशर्स ने इसको सपोर्ट किया, त्रिचपल्ली भेज दिया गया किसको, अबरुद्दीन के बेटे को, मोहम्मद अली को, ताकि फ्रेंच इसको भी ना मार दे। मतलब अभी ब्रिटिशर्स ने एक बंदे को वहाँ पे रख रखा है त्रिचपल्ली में, ताकि कभी हम पावरफुल और हो गए तो इसी बंदे को फिर से ले आएंगे चांद साहिब से लड़ाने के लिए। ये कॉन्सेप्ट ब्रिटिशर्स ने लगा के उसको बचा लेना। क्या ही फर्क पड़ता है यार, किसको क्यों बचाएं, जबरदस्ती बचा ले। तो ये मतलब था कि ताकि भविष्य में इन दोनों को वापस में लड़ा के और फिर से नवाब की फाइट कार्नेटिक रीजन के लिए कर सके, ताकि ब्रिटिशर का वहाँ पे वर्चस्व बन पाए। बट फ्रेंच ने ऐसा नहीं होने दिया, मार डाला अबरुद्दीन को और चांद साहिब को नवाब बना दिया गया कार्नेटिक रीजन का। ठीक है, अब क्या हुआ, फ्रेंच आर्मी जब अबरुद्दीन को निपटाने के बाद फ्रेंच आर्मी गई हैदराबाद में, हैदराबाद में आर्मी गई फ्रेंच की और निपटा दिया किसको, नसीर जंग को निपटा दिया गया। नसीर जंग किसके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था, ब्रिटिशर्स के द्वारा। अगेन ब्रिटिशर्स बहुत थोड़ी तगड़ी छपेड़ पड़ी, उनको बेइज्जती हुई और उस बेइज्जती में नसीर जंग निपट गए और ब्रिटिशर्स वहाँ भी हार गए। ठीक है ना, तो ब्रिटिशर्स वहाँ पे भी हार गए और नसीर जंग हारे, ब्रिटिशर मर गया नसीर जंग। ठीक है ना, तो नसीर जंग मर गया। अब वहाँ का फ्रेंच किसको सपोर्ट कर रहे थे, हैदराबाद के निज़ाम के लिए मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे थे। तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद कौन बना, अब मुजफ्फर जंग बना। ठीक है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद कौन बना, मुजफ्फर जंग बन गया निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, और ये बाद में फिर मर गया स्क्रिमिश के कारण, स्क्रिमिश आपस की जंग के कारण ये निपट गया। ठीक है, और निज़ाम किसको बना दिया गया है ना, सलाबत जंग को बना दिया गया। ठीक है, ठीक है, इससे आपको ये पता चल रहा है कि फ्रेंच पावरफुल होते चले जा रहे हैं और पावरफुल होते चले जा रहे हैं और ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा हार का उनको सामना करना पड़ रहा है। राइट, सो आपने अब ये देखा प्रॉपर तरीके में, इसको एक रिविजन करा दूं। हैदराबाद में निज़ाम की जंग हो रही थी,
किन दोनों के बीच? हैदराबाद में किन दोनों की निजाम की जंग हो रही थी? नसीर जंग की और मुजफ्फर जंग की, जो कि वहां पे फ्रेंच जीत गए, ठीक है ना। और कार्नेटिक रीजन में किसकी जंग हो रही थी? अबरुद्दीन की जंग हो रही थी, किसके साथ? चांद साहिब के साथ, जिसमें फ्रेंच फिर वहां पे भी जीत गए। पहले तो हरा ही दिया था अबरुद्दीन को, क्या मार डाला, तो अबरुद्दीन हार गया और मतलब मर गया, और चांद साहिब क्या हो गया? वहां का नवाब बन गया। कहाँ का? कार्नेटिक रीजन का, ठीक है। तो आप नोट कर ले। आई होप आप सबने सब ये नोट कर लिया होगा। तो आपने देख लिया फ्रेंच और ब्रिटिशर्स कहाँ कहाँ लड़ रहे हैं, ठीक है, और कौन जीत गया। अल्टीमेटली विनर जो है, अल्टीमेटली का जो विनर ही है वो है फ्रेंच, जो कि हैदराबाद में भी अपना स्टैब्लिशमेंट कर चुके हैं और कार्नेटिक रीजन में भी अपना स्टैब्लिशमेंट कर चुके हैं। निज़ाम हैदराबाद में कौन है? हैदराबाद में कौन है? नसीर जंग। और कार्नेटिक रीजन में कौन है? चांद साहिब, ठीक है। सॉरी, हैदराबाद में कौन है? मुजफ्फर जंग। सॉरी, हैदराबाद में कौन है? मुजफ्फर जंग है। और कार्नेटिक रीजन में कौन है? चांद साहिब, ठीक है। तो आपने ये देख लिया। अब अल्टीमेटली कार्नेटिक रीजन और हैदराबाद दोनों फ्रेंच के द्वारा कंट्रोल किया जा चुका है। 7 साल तक कंट्रोल किया। उसके बाद ब्रिटिशर्स बिल्कुल सटिया गए, बिल्कुल ऐसा हो गया इनका। तो पर अब मिलिट्री सपोर्ट नॉर्दर्न सरकार से भी होने लगा, ठीक है ना, नहीं कहा जाता है। तो ब्रिटिशर्स अब क्या हुआ? ब्रिटिशर्स को चाहिए था स्ट्रॉन्ग बेस। कहाँ पे? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया ही था सब कुछ। साउथ इंडिया में ब्रिटिशर्स को बहुत अपना स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए था। तो अब यहाँ पे एक बंदा आने वाला है जो कि आपको आगे चलने वाली काफ़ी साल तक आपको बंदा वो दिखेगा। कभी भी प्रॉब्लम होगी ब्रिटिशर्स उस बंदे को कॉल करेंगे, वो बंदा वो आएगा, फ़ोन पे कॉल नहीं करेंगे, बुलाएंगे, ठीक है ना, घोड़े में या फिर चिड़ी चढ़िया जो भी होगा, उस बंदे को बुलाया जाएगा। वो बंदा आएगा, ब्रिटिशर्स को जीत की पुड़िया थमा के देगा, ठीक है। वो बंदा कौन होगा? क्लाइव। आपको याद रखना है, क्लाइव एक बंदा बहुत शातिर दिमाग का चालू आदमी है, ठीक है ना। तो वो बंदा आएगा। अब वो बंदा ब्रिटिशर्स को जीत दिलवाने के लिए स्टार्ट होगा। कुल मिला के हम लोग फ्रेंच को पावर अल्टीमेट बहुत फ्रेंच को बढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स डुप्लेस के राज में फ्रेंच बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। अब डुप्लेस को हराने के लिए क्लाइव को बुलाया जा रहा है, ठीक है ना। क्लाइव सी पहले आता है, डी से डुप्लेस बाद आता है, तो ऑफकोर्स क्लाइव थोड़ा ज़्यादा शातिर है, ऐसी है बस, है ना। तो अब क्या है? अब ब्रिटिशर्स को स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए साउथ इंडिया में। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अब क्या हुआ? क्लाइव को बुलाया गया, ठीक है। अभी आपको मालूम है कि अबरुद्दीन फ्रेंच द्वारा निपटा दिया गया था। उसका जो बेटा था वो मोहम्मद अली था। ब्रिटिशर्स ने उसको त्रिचापल्ली भेज दिया था, ठीक है। वो इसीलिए भेज दिया था, इसी दिन के लिए भेजा गया था, है ना, ताकि वहाँ का बंदा द्वारा को बढ़ा सके। अभी आपको मैंने बताया था, इससे पहले ये बात मैंने बोली थी। तो त्रिचापल्ली से मोहम्मद अली को बुलाया गया और क्लाइव को भी बुला लिया गया ब्रिटिश से, ठीक है ना। क्लाइव आया। क्लाइव ने कहा ठीक है मैं तुमको जीत दे दूंगा, पर मेरी बात मानोगे तभी मैं अपना प्लान बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा, राइट। तो क्लाइव ने कहा कि ये बात कही। ब्रिटिशर्स ने कहा भाई ठीक है, आप बोल रहे हैं आपका प्लान बिल्कुल 100% 100% सही होगा, तो अब आप हमें जीत दिलाओ। अब आपका है सब कुछ, आपका वर्चस्व आप ही हो, जो हमारे माई बाप आप ही हो, ठीक है ना। मैं कहा जब हम माई बाप है तो ठीक है हम जिताते हैं। तो क्लाइव ने प्लान दिया। क्लाइव ने प्लान दिया कि पहले तो हमारा गवर्नमेंट अप्रूव करो ये प्लान। मैंने कहा ठीक है, अप्रूव कर दिया। क्लाइव ने कहा कि मेरा प्लान ये है कि हम आरकोट पे अटैक करेंगे, ठीक है। हम आरकोट एक जगह है, ठीक है, आरकोट पे अटैक करेंगे। आरकोट पे अटैक करने पर क्या होगा? फ्रेंच लोग अपनी आर्मी भेजेंगे, ठीक है ना, आर्मी भेजेंगे आरकोट को बचाने के लिए। जब वो अपनी आर्मी आरकोट पे भेजेंगे बचाने के लिए, तब क्लाइव क्या करेगा? दूसरी जगह पे अटैक कर देगा, ठीक है ना, दूसरी जगह पे अटैक करेगा। अब अटैक करने के बाद क्या होगा कि वो चांद साहिब को जब फ्रेंच आर्मी आरकोट को बचा रही होगी, तब क्लाइव का प्लान ये है कि क्लाइव क्या करेगा कि आरकोट से लड़ाई तो चल रही है, क्लाइव क्या करेगा? चांद साहिब को निपटा देगा। चांद साहिब को निपटाने के बाद वो क्या करेगा? मोहम्मद अली को कार्नेटिक रीजन का
नवाब बना देगा, ये आगे करने वाला है, जो कि मतलब कर ही चुका है ऑफकोर्स, ठीक है। तो ये आर्कोट पे अटैक डाइवर्जन टेक्निक है, ये कहते हैं इसको डाइवर्जन टेक्निक, मतलब लड़ाई जीतना इस जगह को है, इस जगह को जीतना है, पर क्लाइव ने इस जगह को निशाना बनाया। तो जो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे भी आएंगे प्रोटेक्ट करने, क्योंकि वो इनकी भी टेरिटरी है। यहाँ से लोग निकले इसको मारने के लिए, यहाँ बचाने के लिए, पर क्लाइव ने क्या किया, इसको डायरेक्ट अटैक करके, डायरेक्ट अटैक के पीछे से वार करके, है ना, छलावा देके इसको हासिल कर लिया। कार्नाटिक रीजन का नवाब मोहम्मद अली को बना दिया गया। मोहम्मद अली कौन था? अबरुद्दीन का बेटा था। मैं उसका माइंड मैप बना दे रहा हूँ, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। आप देखें कि क्लाइव ने ये क्या किया, प्रॉपर तरीके से लिख दिया यहाँ पे। 53 डेट तक इसने बैटल चलाई अपनी। 53 डेट तक बैटल चलाने पे क्या हुआ कि भाई थोड़ा थोड़ा अटैक करते चले जा रहे थे। फ्रेंच अपनी पूरी आर्मी भेजते चले जा रहे थे। फ्रेंच परेशान हो गए थे। फ्रेंच ने पूरी आर्मी भेज कर सोचा कि एक ही बार में निपटा देते हैं। जब जैसे ही पूरी आर्मी जब फ्रेंच ने भेजी आर्कोट पे, वैसे ही क्लाइव ने क्या किया कि गया और चांद साहिब को निपटा दिया और मोहम्मद अली को कार्नाटिक रीजन का नवाब बना दिया गया। इस तरह देखा आपने कि किस तरह फ्रेंच को कार्नेटिक वॉर में, जो कि सेकंड कार्नेटिक वॉर में, किस तरह फ्रेंच को हार का सामना करना पड़ा जब क्लाइव आया। अब क्लाइव तो ऑफ कोर्स अब आगे चल के बहुत तहलका मचाने वाला है, ठीक है। तो अब आपने देखा है कि किस तरह क्लाइव ने ब्रिटिशर्स को इतनी बुरी तरीके से हार मिलती चली मिल रही थी। कैसे उसने 7 साल बाद किस तरह क्लाइव ने ब्रिटिशर्स को जीत दिलवाई, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है कार्नेटिक रीजन में। मोहम्मद अली को बना दिया गया है वहाँ का नवाब और चांद साहिब को निपटा दिया गया है। कार्नेटिक रीजन में अब वर्चस्व किसका है? ब्रिटिशर्स का है, ठीक है। वो अब आपने नोट कर लिया होगा। आज हम लोग सेकंड कार्नेटिक वॉर पूरी खत्म करेंगे। अगले लेक्चर में थर्ड कार्नेटिक वॉर करेंगे। मैं लेक्चर बड़ा हो सकता है, प्लीज आप ध्यान रखिए। देखिए
ये सेकंड कार्नेटिक वॉर जो थी एक तरीके से, ये अब आप समझिए कि क्या थी सेकंड कार्नेटिक वॉर। ये एक तरीके से अनऑफिशियल वॉर थी, क्योंकि बाहर ऑफ ऑस्ट्रेलिया और वॉर ऑफ सक्सेशन खत्म हो चुका था। पहली जो कार्नेटिक वॉर का जो कारण था, जो जहाँ से स्टार्ट हुई थी, पर यहाँ पे इंडिया में जो सेकंड कार्नेटिक वॉर हुई है वो एक अनऑफिशियल थी, बाहर किसी को नहीं पता था। जब इतना सब कुछ हो रहा था, समय लगता है बाहर अंदर खबर जाने में, जब इतना सब कुछ हो रहा था तो बाहर भी ये सब बात हुई कि भाई यहाँ पे हम शांत बैठे, तुम यहाँ पे बवाल काटे हुए हो, ठीक है। तो सेकंड कार्नेटिक वॉर एक तरीके से अनऑफिशियल थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन खत्म हो गया था, तब भी यहाँ पे ब्रिटिशर्स और फ्रेंच लड़ रहे थे। इस हिसाब से हम उस बेसिस पे हम कहते हैं जो सेकंड कार्नेटिक वॉर थी वो अनऑफिशियल थी। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड कार्नेटिक वॉर इज ऑफिशियल वॉर और अनऑफिशियल वॉर, तो यू can answer that the second carnatic war is unofficial war because Austrian war of succession is totally end at that period of time, है ना। And first carnatic war is official war because at that time the base is the Austrian war of succession which is occurring outside the India. That's why the impact is come in the India and the between the Britishers and the French, right? सो अब यहाँ पे क्या है कि बाहर अनऑफिशियल थी, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, बाहर के लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पे हम शांत रहते हैं, अब यहाँ पे हमें शांति करो, इंडिया में भी यहाँ पे बवाल ना काटो। तो क्या हुआ, अब फ्रेंच ने डुप्लेस को वापस बुलाया, कहा कि वापस आइए कि ठीक है, सॉरी यहाँ पे गोल्डन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हुआ। इस ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में ये साइन हुआ कि ब्रिटिशर और फ्रेंच के बीच की यहाँ अब हम यहाँ के लोकल इंटरफेरेंस में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग कोई बवाल नहीं काटेंगे, जो जहाँ पे है वो वहीं पे अब जो हो चुका है, जिसका जो हासिल कर चुका है वो उसी को कंट्रोल करेगा, उसी को प्रॉपर देखेगा। अब इसके अलावा कोई एक्सपेंशन नहीं होगा, पर तब भी आगे तो होने ही वाला है। खैर, हालांकि ये लोग जो साइन करते ही थे सिर्फ टाइम पास करने के लिए, है ना, पर ये ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हुआ। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हुआ, इसमें ये हुआ कि नो इंटरफेरेंस इन लोकल इशू। अब इस बात से ये सेकंड कार्नेटिक वॉर यहाँ पे एंड हो गई, राइट। सो कार्नेटिक जो वॉर का सेकंड कार्नेटिक वॉर का जो अल्टीमेट रिजल्ट निकला, ये निकला फ्रेंच को मिल गया हैदराबाद और ब्रिटिशर्स को मिल गया क्या, कार्नेटिक रीजन। पहले कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच जीत गए थे, ब्रिटिशर्स हारे थे। ब्रिटिशर्स पहली कार्नेटिक वॉर में ब्रिटिशर्स ने पौंडीचेरी को कंट्रोल करने की कोशिश किया था, पर पौंडीचेरी में नेवल शिप बहुत स्ट्रॉन्ग थी, डुप्लेक्स ने इसको ब्रिटिशर्स को हरा दिया था। सेकेंड कार्नेटिक वॉर में हैदराबाद और कार्नेटिक रीजन को टारगेट किया दोनों ने, वहाँ पे शुरुआत में फ्रेंच बहुत तगड़े से जीते, हैदराबाद और कार्नेटिक रीजन को दोनों कंट्रोल किया। पर क्लाइव को बुलाने के बाद ब्रिटिशर्स द्वारा क्लाइव ने डाइवर्जन टेक्निक का आरकोट पे अटैक किया। आरकोट पे अटैक करने पर क्या हुआ, 53 डेज वो फाइट चली। 53 डेज पर करने की वजह से फ्रेंच पूरी तरीके से थक मर गए थे। उन्होंने फिर उसके बाद चांद साहिब को क्लाइव ने निपटा दिया। चांद साहिब को निपटाने के बाद तो कार्नेटिक रीजन का जो नवाब था, कौन बना कार्नेटिक रीजन का नवाब, मोहम्मद अली बना, जो कि अकबरुद्दीन का बेटा था। अकबरुद्दीन को बेटा मोहम्मद अली बना दिया गया। पर अब जब इतनी सब कुछ हो रहा था तो बाहर की बात पहुंच गई। बाहर पहुंचने के बाद कहा कि यहाँ पे हम साथ बैठ रहे, तो आप लोग यहाँ पे क्यों बवाल कर रहे हो। तो यहाँ पे फिर एक ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हुआ ब्रिटिशर और फ्रेंच के बीच कि हम यहाँ पे लोकल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, जो जीत के बैठा है वो जीता रहे, और उसके अलावा कुछ और हम लोग यहाँ पे नहीं बवाल काटेंगे। तो अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला कि जो हो चुका है वो तो हो चुका है, जो हासिल कर चुके वो हासिल कर चुके हैं, उसके अलावा आप कुछ और नहीं करेंगे, पर अल्टीमेटली आगे तो होने वाला है। फिलहाल तो अभी यही हुआ है। तो अल्टीमेट रिजल्ट सेकेंड कार्नेटिक वॉर का ये निकला कि हैदराबाद फ्रेंच को मिल गया, कंट्रोल कर रहे हैं, और ब्रिटिशर कार्नेटिक रीजन को कंट्रोल कर रहे हैं। इस तरह हमारी सेकेंड कार्नेटिक वॉर पूरी ओवर होती है। थर्ड कार्नेटिक वॉर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हालांकि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया होगा, पर इसको अगर मैं तोड़ के बनाता तो आपको चीज़ें समझ में ना आती। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। तो ये लेक्चर आप प्लीज़ शेयर करिए लेक्चर, और आपको हमारा सर्विस, हमारा चैनल, हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, राइट। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्ड कार्नेटिक वॉर लेके आएंगे और उसको हम वहाँ पे
नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड पूरी काइनेटिक वॉर कर देंगे। 2 काइनेटिक वॉर हम लोगों ने ख़त्म कर चुकी है, उसका रीज़न, उसका कॉन्सेप्ट जो फ्यूचर में भी इम्प्लीमेंट होने वाला है, उसका रिजल्ट प्रॉपर देख लिया है। कोई भी क्वेश्चन आपको अगर डाउट है तो आप प्रीवियस ईयर निकाल के देख लीजिएगा, जहाँ तक पढ़ाया है वहाँ तक सारे क्वेश्चन आप टैकल कर देंगे। अगर कोई क्वेश्चन अगर आपका नहीं हो पाए तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, ठीक है ना, मैं ज़रूर देखूँगा। पर मैं 100% ये चांस दे रहा हूँ, 100% ये चांस ले रहा हूँ, 100% नहीं तो 99% चांस ले रहा हूँ कि आगे 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। 99% चांस है, वो भी 99% है, तुम लोग एक तरीके से 100% ही, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जितना अभी तक पढ़ा है उसकी बेसिस पे। नहीं सॉल्व हो तो बताइए, ठीक है। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो दोबारा उस लेक्चर पे जाके देखिए। मैं लेक्चर में प्रॉपर मैंने थंबनेल बना रखा है कि किस लेक्चर में किस चीज़ की प्रॉपर मैंने बात करी है, तो आपको टेंशन नहीं होगी किस लेक्चर में क्या है, ठीक है। तो आप वीडियो को नहीं समझा तो दोबारा देखिएगा, कोई डाउट रहा हो तब भी रह जाए, कुछ आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। मैं अपनी वेबसाइट भी दे दूँगा और आपको मैं अपना ईमेल आईडी दे दूँगा जिससे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।